वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो कृतिका मिश्रा की कॉपी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक कितने ऑल इंडिया रैंक उन्होंने प्राप्त किया, 66वीं ऑल इंडिया रैंक उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो उनकी कॉपी देखते हैं हिंदी में, ठीक। और उनका ये रजिस्टर नंबर है, ठीक है। तो उनका ऑल इंडिया रैंक कितने प्राप्त किए हैं, 66वें नंबर पर प्राप्त किए हैं, ठीक। उनकी कॉपी चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने ऐसी कॉपी किस तरह लिखी जिससे आप लोगों को ये सहायक होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं उन लोग का, उन्होंने किस तरह लिखा है। 250 नंबर का है, ठीक है। संसद में प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से उसके सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेष अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए, साथ ही उनके महत्व को भी चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कॉपी, ठीक है। अनुच्छेद 105 में संविधान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों विशेष अधिकार उपलब्ध करवाया गया है। मतलब इन्होंने अनुच्छेद 105 में दोनों सदनों को क्या विशेष अधिकार उपलब्ध करवाया है, ठीक है। और उसके बाद मतलब इसमें ये होता है ना कि पहले यहाँ पर क्या लिखता है, परिचय लिखा जाता है, ठीक है। परिचय इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कॉपी अच्छी लगती है, ठीक। अब यहाँ पे विशेष अधिकार संसद सदस्यों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की निर्भीकता को सुनिश्चित करने में सामूहिक रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेष अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है। और इन अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सदन में देखिए पॉइंट लगाया गया है कि हर एक पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट लगाया गया जिससे कि कॉपी दिखने में अच्छी लगे। सदन के सत्र में 40 दिन पूर्व और 40 दिन के बाद संसद की आपराधिक मामले को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये बात है, ठीक है। गोपनीय बैठक प्रकाशन का निबंधन, ठीक। सत्य तथा सदाशय के होने वाले प्रकाशन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकती, ठीक। सदन में आधिकारिक अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी उपस्थित व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा उस पर अन्य न्यायिक कार्रवाई संभव नहीं है, ये भी बताया गया है, ठीक। अब एक और पॉइंट डाल दिया गया, व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले अधिकार, सांसद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, ठीक है। और जो इसका की पॉइंट है वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। और ये 250 नंबर की 250 नंबर का है, 250 शब्दों में है, तो इनको 3 पेजों में लिखा जाता है जिससे ये अच्छी लगे कॉपी, ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर इन्होंने लिख दिया, हालांकि ये तो मॉक टेस्ट होता है जिसमें ये लिखा जाता है, पर ये ऊपर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अतिरिक्त विशेष अधिकार क्या क्या है, तो अनुच्छेद 122 के तहत उन्होंने बता दिया है कि चुनौती नहीं दी सकती संसद के सदस्यों की कार्रवाई के आधार पर न्यायालय में। और देखिए एक की पॉइंट बनाकर लिखा गया है, एक टॉपिक बना दिया गया, उस पर की पॉइंट बना दिया गया और एक छोटा छोटा की पॉइंट बना दिया गया, जिससे और आसानी होगी और पेपर अच्छा दिखता है लिखने में, ठीक है। और जो देखते हैं और लास्ट में आते आते क्या लिखते हैं हम लोग कि परंतु साथ ही संहिता कारक के अभाव, दंड व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या का अभाव, ये सब दल बदल कानून के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और आगे की राह क्या हो सकती है, मतलब कि होता है ना कि लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, ठीक है, निष्कर्ष या कंक्लूजन, आगे की राह क्या है। विशेष अधिकार में संहिता शुल्क संदर्भ में NHRW के अनुशासकों को लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तथा विधि आयोग की 170 रिपोर्ट के आधार पर दल बदल कानून के ऊपर विशेष अधिकारों की अनुभावी स्वरूप में सिद्धि की विधायी स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है, ये भी बताया गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है, ठीक। आते हैं इनका दूसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगा नहीं, बस पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा, जो आपको अगर देखना होगा मतलब कि वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। भारत में संविधान में यथा उल्लेखित वित्त आयोग की संरचना के कार्यों का उल्लेख के बारे में उन्होंने बताया। अनुच्छेद 280 का बता दिया कि उन्होंने क्या होता है, वित्त आयोग की प्रावधान किया गया है, जिसमें भारतीय संघवाद और मूल आधार संरचनाओं में से एक बताया गया है। और वित्त आयोग की संरचना के बारे में एक एक पॉइंट बता दिया गया है, ठीक। और एक देखिए कि एक और चीज़ किया गया कि और कॉपी दिखने में अच्छी लगे क्या, तो इस छोटा टॉपिक बनाकर एक और बनाकर यहाँ पर क्या विश्लेषण रूप वर्गीकरण के रूप में ऐसे पेश किया गया, जिससे और कॉपी दिखने में अच्छी लगती है, ठीक है। वित्त आयोग की संरचना और उनके राष्ट्रपति 5 वर्ष की नियुक्ति करता है, हालांकि कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी बता दिया गया इनमें। जो इसके की फैक्टर है और जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना भी शॉर्ट पॉइंट और कीवर्ड में लिखा जाता है, जिससे कॉपी दिखने में अच्छी लगती है और एग्जामिनर समझ लेता है कि ज़्यादा लंबा बहुत ही कम होता है ना कि माइनर लिखा जाता है, जितना ही कीवर्ड में आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही एग्जामिनर को वो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है, ठीक। आते हैं तीसरे नंबर पर, देख लेते हैं हम लोग। उद्देशिका के संविधान के उनके प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्य की अभिव्यक्त करती है। संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्ला के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, प्रस्तावना को इंगित किया था।
इन्होंने ये बताया है। मतलब कि ये देखिए, कभी भी कॉपी भी पहले एक इंट्रोडक्शन या एक परिचय लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद उस पर उसके पॉइंट पर आया जाता है, ठीक, और उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट इस चीज़ों को लिखा जाता है। देखिए, हालांकि इधर नहीं लिखना चाहिए, पर ये मॉक टेस्ट है, उसमें अलाउ होता है, पर वहाँ पे ये अलाउ नहीं होता है, नंबर कटने की ज़्यादा संभावना होती है, माइनस मार्क में गिनती होती है, ठीक है। अभी देखिए, ये बता दिया पथ निरपेक्षता, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब के बारे में बताया है इन्होंने, ठीक। हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट, कीवर्ड में पॉइंट वाइज पॉइंट, छोटा छोटा शॉर्ट नोट में, छोटा छोटा होता है ना शॉर्ट नोट में, उसमें बताया गया। उसके बाद केशवानंद भारती मामले के बारे में बता दिया गया है, क्या क्या प्रस्तावना संशोधन संभव है कि नहीं, इसमें बारे में लास्ट में कंक्लूजन भी दे दिया गया है, ठीक। फिर ये देखिए, समनुसंगिता के सिद्धांत, ठीक है, सब्सिडियरिटी, ठीक, सब्सिडियरिटी, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, उनके बारे में, ठीक, प्राप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास करता है। तो इस सिद्धांत के बारे में बता देखिए, ये होता है ना कि जितना भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो सभी लोगों ने अच्छे से अच्छे जितना भी होता है कि इम्प्रूवमेंट होता है, अपना जितने मेंस प्रैक्टिस करते हैं, जितना मॉक टेस्ट लगाते हैं, उतना ही वहाँ पर निखर कर परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि वहाँ पर डर नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तब पर भी ये होता है कि एक प्रैक्टिस रहता है, तो आदमी कैसे भी रहता है क्वेश्चन को बनाकर लिख सकता है, ठीक। देखिए आप एक एक चीज़ को कैसे की पॉइंट, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाया गया ना, ऐसे डायग्राम का भी यूज़ किया जाता है, पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर लिखा जाता है, ठीक। देखिए, आप लोगों को अगर देखना हो तो इसको पढ़ना हो और तो इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को देखिए क्या इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, ठीक। ये देखिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या का उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता पर निष्पक्ष कार्य पद्धति और सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाली प्रासंगिकता संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाली है। देखिए, हर एक चीज़ को कीवर्ड बनाकर यूज़ किया गया है, और ऐसी तरह ही कॉपी लिखा जाता है, ठीक है। ये होता नहीं कि पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से लिखना, डायग्राम को अच्छे से यूज़ करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही सब इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक को, हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज पॉइंट, देख रहे हैं कितना 3 4 5 पॉइंट बनाकर, फिर एक नया पॉइंट बनाकर, हेडलाइन डालकर, ठीक है, जिससे कॉपी को अच्छी लगती है, ठीक है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता को उल्लेख कीजिए। अब ये भी इसमें बता दिया गया है। अब 6 स्वतंत्रता आपने पढ़ा ही होगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सब को बारे में बता दिया और उसको अच्छे से डीपली यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपने पढ़ा होगा तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आगे की राह क्या बताया गया, हालांकि ये देखिए, आगे की राह सर्वोच्च न्यायालय में प्रहरी अनुच्छेद 19 की व्याख्या को प्रतिबंधों की न्यायिक जांच करता ईश्वर प्रकाश इस समाज के हित की एवं व्यक्तिगत अधिकारों एवं समन्वयन की सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। आगे ये देखिए, भारत में मांगी और समय साधकवाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। इसमें भी अच्छे से हेडलाइन दिया गया है, ठीक। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में दिया गया है, ठीक है, एडीआर के बारे में, और एक एक पॉइंट को, कीवर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कॉपी दिखने में अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए, अब आता है ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाली परिसंघ को सूचित किया गया है, व्याख्या दीजिए। अब इसमें इन्होंने एक केसी वेयर की भारतीय संघीय व्यवस्था को क्वेसी जुडिशियल की व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया। इसका कारण भारतीय यूनियन की स्वी जेनिस स्थिति, जहां संघीय व्यवस्था के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। केंद्रीकरण प्रवृत्ति को संघीय प्रावधान के कार्यात्मक रूप से बताया गया है। इसमें एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कर बताया गया है, जिससे कॉपी और अच्छी लगती है और एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि हाँ, इनकी अच्छी समझ है इस चीज़ में और अच्छी पकड़ है, ठीक। आइए देखते हैं, और देखिए कैसे डायग्राम का यूज़ किया गया है, देख रहे हैं। इसी तरह आपको भी यूज़ करना पड़ेगा, हर एक कॉपी में डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है।
फिर ये देखिए 9वां क्या है, भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण और व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। ठीक है, अब इसके बारे में भी इन्होंने बताया है, 2 पार्ट वाइज कर बता दिया गया, सैद्धांतिक प्रावधान और वास्तविक स्थिति पर व्यवहार, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जितना कीवर्ड में लिखेंगे उतना सही होता है। ठीक है, और ये देखिए इनके लास्ट में कंक्लूजन आ गया। ये देखिए 10वां नंबर पे, 10वां में क्या, संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों को उल्लेख कीजिए। तो ये विषयों की व्यवस्था को इन्होंने एक लिया। ठीक है, और व्यवस्था को विलोम राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इन्होंने एक क्या मतलब कि इसमें बोला ना, परिचय इंट्रोडक्शन के रूप में या इसका एक छोटा कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे डाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने कारण दिया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कर ठीक, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट कर आगे की राह भी बताया है, लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, आते हैं 10वें नंबर पर। ये देखिए डायग्राम कितना अच्छा बना है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पर व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि न्यायालयों के लिए विधायिका और कार्यपालिकाओं के कार्यों के अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में कार्यकारी एक न्यायिक क्षेत्रों में शांति पृथक्करण व्यवस्था दी गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में पीआई दाखिल करते हैं हम लोग ना। ठीक, जुडिशियल रिव्यू होता है न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में। ठीक, उन्होंने अनुच्छेद 142 को एक्सप्लेन किया है, अवधारणा सहित बताया है। पीआईएल की अवधारणा में न्यायपालिका पीआईएल के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में निर्णय देती है जिन्हें पूर्ण विधायी प्रक्रिया के पश्चात कार्यपालिका द्वारा तय किया जाना चाहिए। उदाहरण दिए हैं, एडल्ट्री एवं समलैंगिकता संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को दिया गया है और एक उदाहरण दिया है, एक मतलब होता है ना कि उदाहरण दे दिए गए जिससे कॉपी अच्छी लगती है। इससे ये होता है एग्जामिनर समझ पाता है कि जो अभ्यर्थी है बच्चे कितना इनको समझे, कितने पकड़ मतलब इस क्वेश्चन में कितना इनको पकड़ है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के बारे में इन्होंने दे दिया है। ठीक है, जिसे कॉपी देखने में अच्छी लगती है। और देखिए डायग्राम कितना अच्छा बनाएगा, जनता का शासन, लोकतंत्र का गणतंत्र लक्ष्य की प्राप्ति पर। ठीक है, ये दे दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। डायग्राम जितना बनाइएगा उतना अच्छा लगता है, जितना की वर्ड में लिखिएगा उतना एग्जामिनर को पसंद आता है। भविष्य की रणनीति के बारे में बता दिएगा, आगे की राह क्या होगी, कंक्लूजन एक दिया जाता है। ठीक, आते हैं 12वें नंबर पर। ठीक है, विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकतंत्र के सापेक्ष राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। साथ ही संदर्भ में राज्यसभा को दी गई विशेष शक्तियों का उल्लेख भी कीजिए। मतलब कि जो राज्यसभा की जो शक्ति है उसका भी उल्लेख कीजिए और लोकसभा के सापेक्ष राज्यसभा की संवैधानिक स्थितियों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति, साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में बता देगा। अभी देखिए साधारण विधेयक में ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा का समान अधिकार होता है, पर धन विधेयक में केवल लोकसभा को प्रस्ताव राज्यसभा की स्थिति का पात्र चर्चा तक सीमित है। इनका ये भी एक एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन और राष्ट्रपति का महाभियोग के संदर्भ के बारे में बता दिया गया है। एक ही चीज़ को कीवर्ड में बताया गया है, जिससे और लास्ट में देखिए कीवर्ड में और ये भी दिख रहा है, राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार राज्य सूची पर केंद्र सरकार को विधायन की शक्ति है। जितना कीवर्ड में लिखेंगे, जितना कीवर्ड में और लास्ट में कंक्लूजन दिया गया उदाहरण सहित, जिससे अच्छा लगेगा कॉपी। ठीक है, और देखिए नहीं भविष्य की रणनीति के बारे में दिया गया है। ठीक, जितना और अच्छा हो सके कॉपी, जितनी और अच्छी निखर कर आए दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अच्छे से कॉपी को एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसी कॉपी को आप लोग को लिखना है तो बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिस। इन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया होगा और जितना ही गहन किसी चीज़ में गहन होता है ना कि किसी क्वेश्चन में गहन तार्किक सोच, तभी आप ऐसे परफॉर्म कर पाते हैं। और आपको ये चीज़ होता है कि खुद पर ही रिवीजन बहुत ही ज़्यादा, हर एक चीज़ का रिवीजन होना चाहिए। और जितना ज़्यादा दिमाग में रहेगा उतना ही इनपुट यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अभी देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण पर टिप्पणी कीजिए। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधि बना सकती है। ये भी देखिए हर एक चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है। अनुसूची 1 में केंद्र और समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में विद्यमान सब कुछ बारे में बताया गया है। कीवर्ड के रूप में भी इन्होंने लिखा है। देखिए 1 मिनट दोस्तों। ठीक,
352, 356 जो आपातकालीन उपबंध उसके बारे में एक एक कीवर्ड के रूप में लिख दिया है, जिससे और कॉपी अच्छी लगे दिखने में और उस विषय को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। 371 को भी उन्होंने अच्छे से नागालैंड के संबंध में जो विधानमंडल की अनुमति दी गई केंद्रीय विधि को लागू होना वो भी बताया है इन्होंने। निर्धारित शक्ति का भी बताया गया और एक लास्ट में कंक्लूजन भी दिया गया है। ठीक, 14वां क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत द्वारा इस सिद्धांत को कठोर अर्थों में अनुपालन न किए जाने के कारण हो सकते हैं। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और इसमें क्या है, मॉन्टेस्क्यू एवं जॉन लॉक जैसे विचारकों को सिद्धांत को महत्व स्थापित किया है। और इनको देखिए इनका भी नाम दिया है और इनको विचारक स्पष्ट रूप में भी सिद्धांत को क्या किया गया है, बताया गया उनके रूपों में कि उनकी क्या सोच थी। और देखिए विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक डायग्राम बनाया गया जिससे और कॉपी देखने में अच्छी लगती है और भरी भरी भी लगती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बता दिया गया है। ठीक, भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अनुपालन, कार्यपालिका में विधायी संबंध, ये भी डायग्राम के रूप में बताया गया है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप, इसके बारे में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया गया है। और देख रहे हैं हर एक आप नोट करेंगे, हर एक चीज़ में डायग्राम है, हर एक क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन में जो ऐसी होती है जो जिसमें डायग्राम बनाना संभव नहीं हो पाता है, तब पर भी उसमें कीवर्ड के रूप में किसी तरह डायग्राम बनाया जाता है। पर ये देखिए हर एक आंसर में इन्होंने अच्छे से डायग्राम बनाया है। अनुपालन न करने के कारण के संबंध में, उपागम का पालन के संबंध में, हर एक देखिए हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब आते हैं 15वें नंबर पर। उन उधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, उन उधारों पर बोल रहे हैं हम भी एवं केंद्र और राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के प्रकाश डालिए। अब देखिए अनुच्छेद 352 के भारतीय संविधान की राष्ट्रीय आपातकाल की अनुशंसा करता है और उपबंध को अम्बेडकर द्वारा आपात स्थिति से निपटने को सशस्त्र बताया गया है। अब इसमें अम्बेडकर जी की भी बात डाल दी गई है और आपातकाल और एकात्मक संघीय मॉडल को अच्छे से विशिष्ट रूप से और पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को भी बारे में बता दिया गया है। देख रहे हैं जितना डायग्राम, और ये सब डायग्राम ही हैं, कीवर्ड बनाकर डायग्राम, इधर से भी एक डायग्राम, नहीं तो इधर होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव डायग्राम, ऐसे भी बनता है। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों का प्रभाव, सशस्त्र विद्रोह। अब मैं इसे पढ़ने लगूंगा ना तो दोस्तों ये कम से कम 1.5 घंटे वीडियो हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप ही इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक, वीडियो को पॉज कर या ऐसे इसी तरह इसको देखकर पढ़िए। सॉरी दोस्तों, ये बार बार ऐसे हो जा रही है। अब देखिए विशेषकर विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य हेतु CAG, ठीक है, विधायिका के कार्यपालिकाओं को वित्तीय जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो यही होता है कि CAG किस लिए होता है, तो ये संवैधानिक सलाहकार भी होता है, इसके बारे में बता दिया गया है। संवैधानिक निकाय में CAG उपबंध किया गया है। CAG कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होता है। सारा जितना भी डाटा होता है, जितने भी हमारे वित्तीय संबंधित रिपोर्ट होते हैं CAG से संबंधित होते हैं। CAG इनका रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सारा लेखा जो उन्हीं के पास होता है। ठीक है, लेखा महानियंत्रक पालिका बोला जाता है उन्होंने। कार्यपालिका देखिए इन्होंने अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। वित्तीय ऑडिट को कैसे एक्सप्लेन किया, आकस्मिक निधि, आय व्यय, जितना भी है हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कर किया गया है। परामर्श, कर प्रमाणन, ठीक है, देख रहे हैं ना। CAG समक्ष वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित, पाल HFLE अनुसार, ये देखिए एक ही चीज़ को अच्छे से बताया। गुप्त सेवा व्यय, सभी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी बताया गया है। कंक्लूजन भी एक दिया गया है छोटा सा। ठीक है, लास्ट आता है 17वां नंबर पर आते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति पर प्रकाश डालिए। जो भारत के राष्ट्रपति उनके वीटो शक्ति पर प्रकाश डालिए। निलंबकारी वीटो शक्ति होती है, आपने पढ़ा होगा। इनके भी छोटा से बनाया। पॉकेट वीटो के भी बारे में आपने पढ़ा होगा। अत्यंतिक वीटो के भी बारे में पढ़ा होगा। इन सब के वीटो के बारे में साधारण विधेयक किस तरह पारित होते हैं, वीटो की शक्ति में अंतर क्या क्या है, देख रहे हैं ना। अच्छी से एक एक चीज़ को कीवर्ड के रूप में बनाया गया है। देख रहे हैं धन विधेयक, और एक जितना कीवर्ड के रूप में लिखेंगे उतना अच्छा होता है। ठीक, आते हैं 18वें नंबर पर। यद्यपि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से विशिष्ट ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, तथापि यह
कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृत नहीं बनी है। सविस्तार के वर्णन कीजिए। भारत का ब्रिटिश राज के लंबे समय के बारे में बता दिया गया है। साम्राज्यवादी शासन और ब्रिटिश मॉडल पर प्रभाव क्या क्या था। देखिए, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भेद, अंतर को स्पष्ट करना, लिखित संविधान और ब्रिटेन और भारत में थोड़ी तुलना कर कर बता दिया गया है। सर्वोच्च स्थिति का स्थान, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब ही आपका अच्छा नंबर आएगा और एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि इन्हें अच्छे ज्ञान है इस चीज़ में। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में एक निष्कर्ष दिया जाता है। हर एक चीज़ में एक लास्ट निष्कर्ष होता है। 19वां नंबर पर एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, संविधान के लागू होने के पश्चात से अनेक न्यायिक निर्णयों पर संविधान संशोधनों के मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के परिवर्तन कर दिया है। विश्लेषण कीजिए। देखिए, अच्छी चीज़ से एक्सप्लेन किया है। आप तभी लिख सकते हैं जब आपको अच्छे से पढ़े रहेंगे। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपने लिख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के समझौते, उसके संविधान में संशोधन क्या क्या है बता दिया गया है, उदाहरण सहित बताया गया है। और एक चीज़ को कीवर्ड के रूप में बता रहे हैं। केशवानंद भारती मामले को भी लिया गया है, देख रहे हैं। मिनरल मिल्स केस को भी लिया गया है। ठीक है, और हर चीज़ को की पॉइंट के रूप में EC और CEC के समान सुरक्षित प्राप्त ना हो, देख रहे हैं। अच्छी चीज़ से एक्सप्लेन किया गया है। उपाय, सुझाव सभी को कीवर्ड के रूप में लिखा गया है। अनुमन प्रावधान क्या क्या हैं और उनके क्या क्या निष्कर्ष होते हैं, लास्ट में एक निष्कर्ष दिया जाता है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट है 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग ECI की शक्तियों की कार्यों पर प्रकाश डाली। ECI की स्वच्छता पर, ECI का ही है ना, हाँ ECI से संबंधित है। उपाय देख रहे हैं ना, ऊपर आ गया तो थोड़ा बहुत इधर ऊपर से ये देख रहे हैं, विधि आयोग को CAC के संबंध में दिया गया है। तो पहले हम लोग पहले पेज पर आते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। ECI की शक्तियाँ बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रशासनिक कार्य क्या क्या है, सलाहकारी कार्य क्या क्या है और अर्धन्यायिक कार्य क्या क्या है। ECI की स्वतंत्र निष्पक्षता और संबंधित मुद्दे, नियुक्ति के संदर्भ में बजट और फंडिंग कार्यबल, ये सब बताया गया कि प्रावधान को दिया गया। और ऊपर बताया ना, ये देखिए एक मिनट दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ये सचिवालय के संबंध में शक्तियाँ क्या है, पदावधि की सुरक्षा, देख रहे हैं। उपाय और सुझाव, इसमें क्या क्या दिया गया है और लास्ट में क्या दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। देख रहे हैं, ख़त्म हो गया इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं या मेंस की, अभी आप लोग नए हैं UPSC में, तो अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हर एक दिन एक टॉपिक पर, ये जो अभी नए करंट अफेयर आ रहे हैं उस पर संबंधित एक मेंस की कॉपी बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प होगी। और अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी और सरल रूप से स्पष्टता के साथ बताऊंगा कि कैसे मेंस लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि खुद मैं प्रिपरेशन करता हूं तो मैं इस बारे में जानता हूं और मैं इस चीज़ को जानता हूं कैसे लिखा जाता है और कैसे नहीं लिखा, क्योंकि मेरा 2 साल इसी चीज़ में गुजरा हुआ है, तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।